Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel dear student PNT classes. Dear student, here I am present for your board exam 2022 and 23. Now I am going to discuss about the most important chapter application of derivative of your unit third. वैसे तो यूनिट थर्ड आपके 35 मार्क्स का नियर अबाउट आने वाला है, बट this chapter is most important because the weightage of this chapter is getting 10 marks for your new एग्जाम पैटर्न 2022 एंड 23। बच्चों 2022 और 23 वाला जो एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का होने वाला है उसमें ये 10 मार्क्स का अकेले यूनिट थर्ड में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कवर करेगा। सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के लिए कि ये जो 10 मार्क्स का कवर कर रहा, इसमें बहुत ही सारे बड़े टॉपिक जो थे उसको रिमूव करके बहुत छोटा टॉपिक, छोटा चैप्टर बना दिया गया, सिंपल बना दिया गया है। तो मैं उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। केवल 3 टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा मिनिमा। तो केवल आपके 3 टॉपिक है, तीनों का वेटेज कहाँ से क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक योर पेन एंड कॉपी and come on the board. Tell your all friends to like and subscribe this channel because मैं इस चैनल पे अभी आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने जा रहा हूँ। सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि आपका बोर्ड बेहतर हो, उसके बाद जेई एनडीए आईआईटी के लिए भी फोकस करूँगा। फिलहाल अपने दोस्तों से बताते रहिए, लगे रहिए, जल्दी से जल्दी उस चैनल पे आए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 5 या 6 दिन में पूरा आपका 80 मार्क्स का मैथ्स का सिलेबस कवर करा दूंगा। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसके रिगार्डिंग मैं आपको छोटे छोटे 3 वीडियोस देने वाला हूँ। नियर अबाउट 20 मिनट्स का होगा। तो आज पहला लेक्चर होगा, लेक्चर 2 कल आपको मिलेगा और शाम तक आपको लेक्चर 3 मिल जाएगा। वो भी लेक्चर दोनों 20 मिनट्स के होंगे बस, नियर अबाउट, मतलब एटलीस्ट 1 घंटे में यू विल गेट 10 मार्क्स फॉर द योर बोर्ड एग्जाम। 1 घंटे आप पढ़ोगे 20-20 मिनट के तीनों लेक्चर को और आप 10 नंबर आसानी से पाओगे। तो अपने दोस्तों को बता दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाओ, शेयर करो। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th के लिए, क्लास 12th मैथ्स एग्जाम के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे हम फोकस कर रहे हैं। स्पेशली दिस इज फोकस फॉर सीबीएसई बोर्ड पैटर्न एग्जामिनेशन। हम सीबीएसई बोर्ड पे स्पेशली फोकस कर रहे हैं। आज हमने जो टॉपिक ले रखा है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमारे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे वीडियोज बनाइए और हमें कम समय में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के वीडियोज बढ़ने। तो केवल आपको 20-20 मिनट के 3 वीडियोज मिलेंगे, आप पूरा 10 मार्क्स कवर करोगे। अब की बात 2022 एंड 23 एग्जाम में ये आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। एओडी बोले तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव का क्या क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलो मैं टाइम वेस्ट करूं इससे पहले अपने हम टॉपिक पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस बार कितना आने वाला है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव के एप्लीकेशन क्या क्या है बच्चों? एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके 12th लेवल में थे, जो इंजीनियरिंग में और एनडीए में आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने रिमूव किया है। तो कम से कम पिछले 2019 के कंपैरिजन में 2019 के बाद पहली बार आपका बोर्ड का कंप्लीट होल सिलेबस का एग्जाम हो रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोविड-19 ये सस्पेंड हो गया था। टर्म 1 टर्म 2 हुआ और उसके बाद बीच में आपको प्रमोट किया गया था। अब की बार आपका 2019 के बाद कंप्लीट 80 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है। तो उसमें से 2 चीजें इन लोगों ने प्रीवियस ईयर से रिमूव किया। क्या क्या रिमूव किया है देखिए। पहला आपका एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, चेंज ऑफ क्वांटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी। किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर क्वांटिटी चेंज होगी तो उसके बारे में एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके उसके एप्लीकेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आपको पढ़ना है। दूसरा एप्लीकेशन आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस में 2022 और 23 में रखे गए हैं। बाकी 2 पहले भी थे, 2019 में 2 टॉपिक और थे, 5 टॉपिक से था, उन सबको अब की बार रिमूव कर दिया गया। इसके पहले जितने भी एग्जाम होते थे बोर्ड में, सभी एग्जाम में था। आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर उन दोनों टॉपिक्स को, क्योंकि एनडीए और आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों में वो टॉपिक आने वाले हैं। मैं उनका नाम लिख दे रहा हूँ, बाकी ये तो अभी बोर्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये फोर्थ वाला टॉपिक जो अब की बार सीबीएसई ने निकाल दिया है। और उसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई में और एनडीए में आपको इसके क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे अभी आप अपने टॉपिक पे बोर्ड एग्जाम के लिए तो 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द एनी अदर क्वांटिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल 10 मार्क्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है, जिसमें से 4 नंबर का 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन सेक्शन ई में केस बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उन पर जाके फिक्स हुआ है। उसमें एक क्वेश्चन आना ही आना है मैक्सिमम मिनिमा का, केस बेस्ड स्टडी वाले सेक्शन में आना ही आना है, क्योंकि सेक्शन डी में 5 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। 5 नंबर के मैक्सिमम मिनिमा का प्रूविंग वाला इस बार क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, केस बेस्ड स्टडी में जरूर दिया जाएगा। अब 4 मार्क्स का इसमें आया, बचा आपका 6 मार्क्स का, तो मैं 6 मार्क्स का 2 केसेस बता दे रहा हूँ। 2 केसेस में आ सकता है क्या, या तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का होगा, और 4 नंबर का सेक्शन ई में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का दूसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है, या ये ई सेक्शन में मैं लिख दे रहा हूं सेक्शन ई में, या दूसरा केस हो सकता है कि सेक्शन डी में 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिया जाए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो 3 नंबर इनके पास बचेगा, जिसमें से 2 नंबर ये सेक्शन बी में पहले भी था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन सेक्शन बी में और एक क्वेश्चन 1 नंबर का सेक्शन ए में डाला जा सकता है। लेकिन इससे ज्यादा और कोई चांस नहीं है क्वेश्चन आने का। सेक्शन में 1 नंबर का 2 नंबर का सेक्शन बी में दिया जा सकता है, 3 नंबर का अगर दिया जाएगा सेक्शन डी में, तो 4 नंबर का अकेले मैक्सिमम मिनिमा सेक्शन ई में रहेगा। तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं, इनके अलावा कोई तीसरा केसेस नहीं है। चलो आज स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द एनी अदर क्वांटिटी, इस पे डिस्कस करेंगे। 20 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आप इसके बारे में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे, और क्वेश्चन निश्चित तौर पे मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूं, निश्चित तौर पे आप बोर्ड में कर पाएंगे। आपका 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वीडियो, मैं तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, अभी मैं दूसरा और तीसरा दोनों वीडियो बना दे रहा हूं, लेकिन आपको 2-4 घंटे पे गैप करके मैं अपलोड करूंगा, जो आपको मिलेगा, क्योंकि तुरंत मिलने के बाद आप पढ़ते भी नहीं हो सडन, तो 4 घंटे के गैप के बाद आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन उठाइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। स्क्रीन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 एओडी के नाम से वीडियो पाओगे, तो बने रहिएगा। एओडी लेक्चर 1 के नाम से आज अपलोड होगा, एओडी लेक्चर 2 मॉर्निंग में, और एओडी लेक्चर 3 के नाम से इवनिंग में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है, आप हेडिंग डालिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। कोई दूसरी क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी को पूरा नहीं लिख रहा हूं, अच्छा लिख दे रहा हूं। तो विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होना। भाई आप लोग भी बैठे हो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होना, इस चैप्टर में हमें पढ़ना। आपने इसके पहले इसको फिजिक्स में देख लिया था, कहाँ देखा था, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट एस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने यस लिया, डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने यस लिया, टाइम को टी लिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू टी यू विल गेट वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, यही है और कुछ नहीं, यही इसी टाइप के रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, वेलोसिटी मिलता है, यही है और कुछ भी नहीं। जैसे फिर आगे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज किया गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम यू विल गेट एक्सेलरेशन ए, आप एक्सेलरेशन ए पाओगे। यही सब चीजें आपको पढ़नी है, केवल ये 2 क्वांटिटी आपने फिजिक्स में पढ़ रखी है। अब इसके अलावा मैं दूसरी क्वांटिटी की बात करूं, मान लो ये सर्कल है,
बच्चों ध्यान से समझना, ये सर्कल है और इसका रेडियस है। अगर मैं कहूँ टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस लगातार बढ़ रहा, ध्यान से देखिए, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस लगातार बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हो रहा है, तो लगातार सर्कल बढ़ता चला जाएगा, और सर्कल बढ़ता चला जाएगा तो सर्कल का एरिया भी बढ़ता चला जाएगा, पेरीमीटर भी बढ़ेगा, और भी जो रिलेटेड डायमेंशन है जो जिसपे आर पर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है सर्कुलर डायमेंशन, उन सब पे चेंजेस होंगे। जब अगर रेडियस बढ़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो सब भी क्वांटिटी बढ़ेंगी। यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर, यानी रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया मान लीजिए सर्कल का बढ़ा। कैसे बढ़ेगा? तो रेडियस जो चेंज होगा, रेडियस चेंज हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, डी डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द टी। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब एरिया की बात किया जाए, लेट द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आपको पता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया का चेंज होना डी ए विद रिस्पेक्ट टू द टी कहलाएगा। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज होता है बेटा, आप लोग इसको पढ़ चुके हो, नहीं जानते हो तो जान लो कि किसी भी क्वांटिटी का डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसका रेट ऑफ चेंज कहलाता है। यानी अगर हम कहें मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और ये x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको कहेंगे y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। इसको कहेंगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। सेम हियर आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू द t ये कहा जाएगा। और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली व्हाट आई से, कि एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम, रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम, तो रेडियस और एरिया दोनों टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। Hence we can say that radius is a dependent variable which depend upon t. Also we can say that the area is dependent variable which depend upon t. We can say, हम कह सकते हैं, यानी a और r दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए दोनों का डिफरेंशिएशन न तो 1 होगा न तो 0 होगा। क्या होगा? जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है तो y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं आप? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सेम हियर r का डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा। सेम हियर a का डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द t हो जाएगा। तो वही चीज है। तो चलिए आप करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। आपने डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ लिया होगा, क्योंकि आप उसके आगे पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। पाई आर स्क्वायर का करेंगे तो पाई एक कांस्टेंट है, पाई को एज इट इज लिखेंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, क्योंकि आर भी एक वेरिएबल है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए आर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से dr/dt मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। तो ये आ गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम हियर, चलो एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कोई और। चलिए मैं सरफेस एरिया पर ही बात कर लेता हूं, ठीक है। तो कंसेप्ट लिखने से पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। 2-4 क्वेश्चन से पूरी चीजें क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है और स्फीयर है, स्फीयर का तो आप जानते हो मेन डायमेंशन रेडियस ही है। मान लीजिए इसका रेडियस r है। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r। क्लियर आ रहा है भाई? लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r। तो अगर हम बात करें इनके डायमेंशन की, तो चलिए इनके कौन कौन से, मान लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर कहा जाए कि वॉल्यूम मान लीजिए 5 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो अब वॉल्यूम जो बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा भाई। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा, क्योंकि जब रेडियस बड़ा होगा तो इसका स्फीयर का वॉल्यूम भी तो बड़ा होगा। सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि सब रेडियस पे डिपेंड करते हैं। तो चाहे जो आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है, तो रेडियस भी बढ़ेगा और सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो रेडियस कैसे बढ़ेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr/dt है। सरफेस एरिया मान लो s है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सब के सब इस रेट पे टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेंगे। अच्छा, अब इनमें रिलेशन क्या होगा? मान लीजिए ये दिया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr/dt की वैल्यू गिवन हो सकता है ना गिवन हो, ds/dt इसकी वैल्यू गिवन हो सकती, नहीं गिवन हो सकती, कुछ भी दिया जा सकता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई r क्यूब है।
क्लियर। अगर मैं आपसे कहूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप निकालिए, तो डिफरेंशिएशन आप बी विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम में रेडियस का फंक्शन है, रेडियस टाइम का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² होगा इनटू आर भी डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू द टी। ऐसे आप लिख के छोड़ेंगे। अब क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। फिर से देख लीजिए, स्फीयर की बात करेंगे तो सॉरी सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया होता है एस 4πr², मान लीजिए स्फीयर का सरफेस एरिया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा 4π इंटू r² का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू द टी। ये है विद द चेन रूल। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब क्या गिवन रहेगा क्या नहीं गिवन रहेगा इसका आप यूज करेंगे। क्लियर। तो 2-3 कॉन्सेप्ट है, 2-3 लाइन आप खटाखट लिख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं खुद लिख दे रहा हूं। देखिए, अगर कोई क्वांटिटी है, लेट अ क्वांटिटी y इज चेंज्ड एट द रेट ऑफ चेंज या विथ रिस्पेक्ट टू कर दो, इफ लेट अ क्वांटिटी y इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी x, then we can write differentiation of y with respect to the x। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रहा है एट x इज इक्वल टू एनी पॉइंट a, तो आप क्या करिए इसमें एट x इज इक्वल टू a उठा के पुट कर दीजिए। मतलब करना क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालिए और x की जगह पे a रिप्लेस कर दीजिए, इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर। ये तो पहला कंसेप्ट है, इसका पहला है आप डाल लीजिए हेडिंग, चाहे फार्मूला लिख लीजिए। दूसरा आते हैं, दूसरा कंसेप्ट है, मान लीजिए कि दो अलग अलग क्वांटिटी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे चेंज हो रही है, यानी एक ही इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पे बदल रही है, यानी दोनों उस पर डिपेंड कर रही हैं। कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो दो अदर क्वांटिटी हैं, तब उसके लिए पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट यूज करते हैं। जैसे इफ x इज डिपेंड अपॉन t, या ऐसे समझ लो कि x एक क्वांटिटी है जो t पर डिपेंड करती है, y भी एक क्वांटिटी है जो t पर डिपेंड करती है, इसलिए x बेटा फंक्शन हो जाएगा t का, क्योंकि t पर डिपेंड करती है तो x फंक्शन होगा t का। और सिमिलरली मान लो एक अनदर क्वांटिटी y जो t पर डिपेंड करती है, ये भी फंक्शन ऑफ t हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको gt लिख लिया। अब ध्यान समझिए, x मैं पूरा थ्योरी नहीं लिखा हूं जानबूझकर, वीडियो ना लंबा हो। अगर मैं कहूं मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं, व्हाइट बोर्ड पे मैं बना रहा हूं, तो मैं पूरी थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो t पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो t पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y भी फंक्शन t का होगा और x भी फंक्शन t का होगा। तो x को हमने मान लिया ft और y को मान लिया gt। क्लियर। नाउ इसका जो फार्मूला बनेगा, ये तो अलग अलग फंक्शन है, दूसरे पे बदल रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ चेंज, आप ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में चेंज क्या होगा, तो इसको आप मैथमेटिकली लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x, लेकिन इसका पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन से फार्मूला आएगा। वो क्या होगा, पहले आप निकालिए रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू द t बोलेंगे आप। सिमिलरली आप निकाल लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द t, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द t बोलेंगे, और ये आएगा आपका f' आएगा और ये आएगा आपका g'। बस कुछ करना नहीं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y का t के रिस्पेक्ट में जिस क्वांटिटी में डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय t। इस फार्मूला का यूज करिए, यू विल गेट द आंसर। या ये लिख सकते हो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या है, g' अपॉन ये क्या है dx बाई dt f'। इसका यूज करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा सीधे सीधे।
मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे t के किसी वैल्यू के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही, मान लीजिए एट t इज इक्वल टू कोई वैल्यू कांस्टेंट k है, तो यहाँ पे एट t इज इक्वल टू कांस्टेंट k पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। टेक द स्क्रीनशॉट आप, अभी क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाएं। ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह गया, रब कर रहा हूं मैं इसमें, छोटा सा टॉपिक, उसमें तो कुछ करना ही नहीं, उसके क्वेश्चन को देखो आप, सीधे सॉल्व करो। उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ करना ही नहीं है आपको, एनसीईआरटी मिल जाएगा। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, मार्जिनल फंक्शन के बारे में। जब कास्ट प्राइस दिया रहे, कास्ट फंक्शन दिया रहे, मान लीजिए कास्ट फंक्शन cx के फॉर्म में दिया गया है, उसका जो इनपुट है, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन सॉरी जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट्स है, जो भी निकला या यूनिट, मान लीजिए x यूनिट बनाया जा रहा है, तो कास्ट प्राइस x यूनिट का अगर कास्ट फंक्शन दिया रहेगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए x³ + 2x² - 0.8x, इस तरीके से कोई कास्ट फंक्शन दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा मार्जिनल कास्ट क्या होगा। तो मार्जिनल कास्ट मैं आपको बता दूं, मार्जिनल कास्ट जो होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ c' होगा। कास्ट प्राइस को डिफरेंशिएट कर दीजिए एट, मान लीजिए कोई पॉइंट है x = k है, तो यहाँ पे x की वैल्यू k पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। कुछ करना ही नहीं, बहुत बड़ी सी थ्योरी रहेगी, पैसेज लिखा रहे, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां आपको मार्जिनल कास्ट, कास्ट प्राइस या इस तरीके की कोई चीजें दिखेंगे तो चुपचाप आप डिफरेंशिएट कर दीजिए उसको, जो वैल्यू मिल के आएगी वो मार्जिनल कास्ट होगी। और आप x की वैल्यू उठा के जो कांस्टेंट है जिसपे पूछा गया उठा पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, और आसानी से 2 नंबर पा जाएंगे। छोटा सा डिफरेंशिएशन है, बड़ा हो ही नहीं सकता है। हो सकता है बदला रहे, कास्ट प्राइस के जगह पे, कास्ट प्राइस के जगह पे दिया जाए मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन दिया रहेगा, तो रेवेन्यू फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, सेम ही है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो हो जाएगा, जो रेवेन्यू फंक्शन रहेगा, मान लीजिए रेवेन्यू फंक्शन आपका Rx है, तो R' निकाल लीजिए, जिस पॉइंट पे की कहा जा रहा है, मान लीजिए पॉइंट के कहा जा रहा है, उठा के आप पुट कर दीजिए के, मतलब डिफरेंशिएट करिए, उठा के x की वैल्यू पुट करिए, यू विल गेट द मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्राइस। समझ में आ गया? चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ करना ही नहीं है। बस ये 3 कंसेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में जो आपको यूज कर रहे हैं, इतना आपके लिए बोर्ड के लिए 100% सफिशिएंट है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला। मैं इसको रब कर रहा हूँ, 3 नंबर तो आपको दिला के ही जाएगा ये, और 15 से 20 मिनट, 20-22 मिनट का वीडियो बनेगा, इससे बड़ा नहीं बनेगा, आप देख लीजिएगा। चलिए एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2019 में एक क्वेश्चन आ चुका है और 4 नंबर का रह चुका है। चलिए, द वैल्यूम ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन है द वैल्यूम ऑफ अ क्यूब, दिख रहा है भाई, थोड़ा नीचे लिखे, चलिए शायद आप लोगों को कट रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, द वैल्यूम ऑफ, अब सही है। चलिए मैं डस्टर भी हाथ में ले रहा हूं भाई, जहां से नहीं दिखेगा बताते रहिएगा, आप लोग भी पढ़ रहे हो। द वैल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, इस पर थोड़ा सा टाइम को सेव करना होगा, आप लोग फास्ट करके देख लीजिए। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ fast is the surface area increasing when the length of is, बहुत छोटा क्वेश्चन है भाई, लेंथ ऑफ इट्स एज कर लीजिए, लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पहले देखिए, मैं सामने आ जाता कैमरे के। द वैल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि वैल्यूम, मान लीजिए साइड सोल्यूशन, मान लीजिए लेट द साइड जो है, साइड या एज ऑफ क्यूब
इज ए, मान लीजिए कि ए उसका एज है क्यूब का, ठीक है। नाउ यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, साइड एज का क्यूब होता है। अब कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मैंने एक चीज नहीं बताया, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बस छोटा सा। इंक्रीजिंग के केस में, इंक्रीजिंग के केस में आप पॉजिटिव लेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी चेंज हो रही इंक्रीजिंग है तो वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो कंसीडर की जाएगी वो पॉजिटिव की जाएगी। और डिक्रीजिंग के केस में, डिक्रीजिंग के केस में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है तो उसको निगेटिव लीजिए, कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो अगर इंक्रीजिंग है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी वॉल्यूम हमारा है, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ जो गिवन है डी, किसके रिस्पेक्ट में, आप किस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, यहाँ से देखेंगे यूनिट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब लेंथ है, पर सेकंड, पर सेकंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। नीचे कौन जा रहा है, सेकंड, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो पर सेकंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। आप इस यूनिट से तुरंत डायमेंशन, इस यूनिट से आप तुरंत आइडिया लगा लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कटा तो नहीं भाई, तो आप तुरंत आइडिया लगा लेंगे कि ये किसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आप क्यूब विद रिस्पेक्ट टू द टाइम है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ये गिवन है भैया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। को समझ में आया, ये गिवन है, ये गिवन डाटा है। कह रहा हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, जो निकालना है चुपचाप उसको लिख लीजिए, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को निकालना, कह रहा हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। तो भाई किसको निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में किसको, सरफेस एरिया का चेंज होना, किसका, क्यूब का। तो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाए, यही आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का 6a स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे, यही दिया गया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही देखेंगे तो लेटरल नहीं लेंगे। 6a स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया का फार्मूला क्यूब का। अब टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप 6 इंटू ए स्क्वायर का 2a कहेंगे। और a भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जो समझिए किसी क्यूब का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब a भी बढ़ रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, एज भी बढ़ रहा होगा तभी वॉल्यूम बढ़ा, सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रहा होगा, श्योर है। और अगर इंक्रीज करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए a और s दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है जो t पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन आप a विद रिस्पेक्ट टू टाइम dA बाई dt, ये आ गया आपका सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ पर आप लिख के छोड़ दिए। अब जरूरत किसकी है, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि अगर उसका एज 12 है तो आप बताइए, यानी जरूरत है आपको डिफरेंशिएशन आप a विद रिस्पेक्ट टू t dA बाई dt की आपको जरूरत है। तो आप dA बाई dt कहाँ से निकालेंगे, जो गिवन डाटा है। गिवन डाटा क्या है, dB बाई dt। तो चलिए डिफरेंशिएशन आप v विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ से निकालते हैं। a क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3a स्क्वायर इंटू a डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम रिस्पेक्ट में, तो dA बाई dt, ठीक। dB बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी 8 गिवन है, तो 8 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA बाई dt। और यहाँ से आप निकालेंगे डिफरेंशिएशन आप a विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 8 बाई 3a स्क्वायर। उठा के यहाँ वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ पुट करिए तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2a इंटू dA बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 8 बाई 3a स्क्वायर। ओके, अब a स्क्वायर का स्क्वायर a से कटा और यहाँ पे 3 2 जा 6 कटा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 इंटू 8 बाई एक a रह गया आपका a। अब a की वैल्यू ऑलरेडी क्या कह रहा है, एज इज 12 सेंटीमीटर, तो एज की वैल्यू 12 पुट कर दीजिए यहाँ पे 4 इंटू 8 बाई 12 हो गया, 4 3 जा 12, ये आ गया 8 बाई 3 सेंटीमीटर। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, तो देखिए सरफेस एरिया है तो एरिया स्क्वायर में होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। कौन सी यूनिट थी, सेकेंड, तो पर सेंटीमीटर। तो क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या आया, 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कट गया क्या, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पर, यहाँ तक आया है ना। अब a की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो 4 इंटू 8 बाई 12 कट गया था, इन्होंने अभी बताया 4 3 जा 12, तो ये आया आपका बच्चों 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
क्योंकि सरफेस एरिया है तो एरिया सेंटीमीटर में स्क्वायर में रहेगा। अब समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने मिनट बचे हैं भाई? 2-3 मिनट, 5 मिनट और लेंगे। 5 मिनट में 2 क्वेश्चन खटाखट कराएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल भाई आप लोग यहां बैठे हो, बता दीजिएगा, बोर्ड से ऊपर कटेगा तो। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग, अब सही है, आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द रेट एट विच एरिया इंक्रीजेस व्हेन, थोड़ा सा समझ लीजिए, साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कुछ कहना ही नहीं है इसमें। 2 मिनट का क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे 4 नंबर में आ गया था। ये देखिए एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड एक्स है, तो आपको पता है कि कह रहा कि साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंक्रीज हो रहा है भैया, किससे? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो साइड एक्स है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या दिया है? dx by dt इज इक्वल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, कह रहा फाइंड द रेट एट एरिया ऑफ इंक्रीजेस। तो एरिया क्या होता है? एरिया मान लीजिए ए है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड्स का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यही निकालना है आपको, ठीक है? किस पर निकालना है? एट एक्स इज इक्वल टू 10 पे, सॉरी हाँ, एट एक्स इज इक्वल टू 10 पे निकालना है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन x का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन आप 1 नहीं लिखेंगे। x भी डिपेंडेंट वेरिएबल है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा t। क्लियर? उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या क्या कह रहा है? t एट x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखो √3/4 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10, dx by dt ऑलरेडी गिवन है, दैट विल बी 2। तो 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 10√3। एरिया है तो भैया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। 2 क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए करा देता हूं, जिससे आप सफिशिएंट मैटर आपके पास मिल जाए, जिससे आपको सफिशिएंट मैटर मिल जाएगा बच्चों। इसका ध्यान दो, कोई नहीं। चलो मैं क्वेश्चन बोलता हूं और थोड़ा थोड़ा आप समझिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, इफ द लेंथ ऑफ, चलिए रेक्टेंगल की मैं बात करता हूं। ये क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, सपोज करते हैं ये क्वेश्चन है, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बात कर रहा हूं। एक रेक्टेंगल है, कह रहा है इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मान लीजिए लेंथ इसकी L है भाई, और विड्थ इसकी B है, या एक्स वाई में ले लो। क्वेश्चन ये है कि इसका लेंथ x है, मान लिया आपने, क्वेश्चन गिवन है, और विड्थ इसकी y है। अगर क्वेश्चन ये 2017 में क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि मैं डिजिट बदल दिया हूं, क्योंकि आजकल कॉपीराइट का बड़ा इशू है। जितने पब्लिकेशन वाले उठा कहेंगे कि मेरा क्वेश्चन कॉपी कर लिए, इसलिए मैंने डिजिट बदल दिया। हालांकि ये 2017 में CBSE बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समझिए कि क्या क्वेश्चन था, 2 नंबर में आया था कि एक रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स डिक्रीज हो रही है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। मान लीजिए डिक्रीज हो रही, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीज हो रही। चलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसकी साइड डिक्रीज हो रही है लेंथ की, और विड्थ इसका इंक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से।
ठीक। तो आपको निकालना है कि 10 सेंटीमीटर पे एट एक्स इज इक्वल टू मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ यानी वाई 8 सेंटीमीटर पे चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा। व्हाट इज द चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इफ length of rectangle is decreasing at the 6 centimeter per second and width of the rectangle is increasing at the 5 centimeter per second के रेट से। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन था, हालांकि डायमेंशन मैंने बदल दिया है बस। तो देखिए इंक्रीज कर रहा है लेंथ, तो इंक्रीजिंग मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो भैया ये डिक्रीज कर रहा है, सॉरी ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस होगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से। और विड्थ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, प्लस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यानी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो डी ए बाई डी टी निकालना है, यही निकालना है। चलिए एरिया की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स इंटू वाई हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आप ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो पता चलाना चाहिए आपको कि एक्स भी डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट में, वाई भी डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन की तरीके से जैसे आप करते थे वैसे करेंगे। हालांकि इम्प्लिसिट है कि नहीं उस पर यहाँ डिस्कशन नहीं करना है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दो अलग फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन वाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। उठा के इन सब की वैल्यू पुट करिए, तो एट एक्स इज इक्वल टू कितने पर, एट एक्स एल की जगह लेंथ आपने एक्स ले रखा है और विड्थ आपने वाई रखा है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 8 पे इसकी वैल्यू रखना शुरू करिए। एक्स की वैल्यू 10 रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स नहीं टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, प्लस का 5 है, प्लस वाई की वैल्यू 8 है, 8 इंटू एक्स को आपने माइनस में रखा है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, तो 10 5 जा 50, 8 6 जा 48, यू विल गेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये एरिया में चेंज होगा, एरिया पॉजिटिव आया है इसलिए इंक्रीजिंग है। अगर एरिया निगेटिव आता तो एरिया डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पे आप कह नहीं सकते, यू कैन नॉट से अबाउट दैट द एरिया इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग बिफोर द सॉल्विंग टोटल क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व नहीं करोगे तो आप एरिया के बारे में नहीं बता पाओगे। तो एरिया यहाँ पे क्या है भाई, आपका इंक्रीजिंग है क्योंकि पॉजिटिव है, अगर निगेटिव होता तो डिक्रीजिंग हो जाता है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 2-3 क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैं छोटे कक्वेश्चन का ही 1-2 बता देता हूँ। चलिए, एक 2017 का क्वेश्चन था, या आप कंफर्म कर लीजिएगा। नहीं, चलिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करा देते हैं आपको। 17 में ऐसे एक क्वेश्चन और आता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, चलिए करा देते हैं। यहाँ पे स्पेस है भाई। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक स्टोन है, वो किसी शांत तालाब में क्वाइट लेके फेंका जाता है और फेंकने के बाद पानी का जो रेडियस है उसका चेंज होता है। सर्कल की जो स्पीड है मूव्स, अगर एक स्टोन इज ड्रॉप्ड, अगर हम बात करते हैं कि स्टोन है ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसकी रेडियस एट द इंस्टेंट रेडियस मान लीजिए चेंज हो रहा है, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड रेडियस चेंज हो रहा है। मतलब एक तालाब है, तालाब के सेंटर पे एक पत्थर फेंका गया और रेडियस ऐसे लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है ना, रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने पर सेकेंड से 4 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, कहा जा रहा है एक समय पे रेडियस जब 10 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया ऑफ इंक्रीजिंग। तो सर्कुलर शेप में है, इसके एरिया के बारे में बात किया जा रहा है कि एरिया इंक्रीज कितनी तेजी से करेगा। तो भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी ए बाई डी टी, और आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप कहोगे 2 पाई आर, और आर का डिफरेंशिएशन करोगे डी आर बाई डी टी। समझ में आ गया? डी आर बाई डी टी ऑलरेडी गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, तो आर की वैल्यू 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 10 पर, और आर डी आर बाई डी टी 4, तो हो जाएगा 480, 10 टू 20 और 480 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड एरिया चेंज होगा, और ये इंक्रीजिंग होगा क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव आया। समझ में आ गया बच्चों?
उम्मीद करता हूँ आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द एनी अदर क्वांटिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप 2 से 3 नंबर, ज़्यादा नहीं पाओगे, आपको 2 से 3 नंबर मिलेगा अगर ये वीडियो देखोगे कंप्लीट। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद मैं बनाता हूँ, लेकिन कल आपको अपलोड करके दूसरा वीडियो मिल जाएगा, वो लेक्चर 2 रहेगा। लेक्चर AOD लेक्चर 1 है, अगला आपको लेक्चर AOD 2 मिलेगा, वो 4 नंबर आपको एग्जैक्टली देगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद फिर मैं लेक्चर 3 बनाऊंगा मैक्सिमम मिनिमम पे, वो भी आपको 4 नंबर का आपको मिलेगा और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे 25 मिनट 30 मिनट के वीडियोज रहेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो डियर स्टूडेंट। जय हिंद।